हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन टुडे। अभी हम लोग बातें करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है आपको पता है, कुछ लाइंस उसके अंदर हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है। तो इसको बोर ने एक्सप्लेन किया बेटा। किसने एक्सप्लेन किया? बोर ने। ठीक है। कि हमें कुछ ही लाइंस क्यों मिलते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। जो हम लोगों के पास में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, वी गेट सर्टेन लाइंस, तो वो सर्टेन लाइंस क्यों मिलते हैं, कितने लाइंस मिलेंगे, क्या क्या सारी कहानी होगी, उसको थोड़ा समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अब ऐसे समझ लो कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है। इस पहले एनर्जी लेवल को हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। जो दूसरा एनर्जी लेवल है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तीसरे वाले को क्या कहते हैं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है सर। ऐसे जो टेंथ एनर्जी लेवल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। कि नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है। ठीक है। चलो, अब आप ऐसे समझ लो कि ये न्यूक्लियस था, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है। ठीक है। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेके थर्ड एनर्जी लेवल में चला गया। ठीक है। किस में चला गया है? थर्ड में। तो आप ये बताओ उसके आने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं। जब वो वापस लौट के ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा तो हमें कितने वेवलेंथ्स मिल सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर पहला चांस है कि वो डायरेक्टली वन में आ जाए, तो एक मान लो लैम्डा वन वेवलेंथ मिला होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी कि वो पहले क्या करे, तीन से दो में आए तो लैम्डा टू मिलेगा, और फिर वो दो से एक में आएगा तो लैम्डा थ्री। टोटल कितने वेवलेंथ मिलेंगे? अगर इस केस में स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा तो कितने लाइंस आप लोगों को मिल सकते हैं? तीन लाइंस। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है। चलो, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में जाता, किस में जाता? फोर्थ एनर्जी लेवल में। तो आप सोचो कितने कलर्ड लाइंस, कितने लाइंस हम लोगों को उसके स्पेक्ट्रम में मिल सकते हैं। फोर्थ एनर्जी लेवल में गया है तो पहला पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली आता ग्राउंड स्टेट में। दूसरा पॉसिबिलिटी वो यहां से यहां आता, फिर इधर आता, फिर इधर आता। तो लेमडा वन वेवलेंथ ये होता, ये लेमडा टू हो गया, ये लेमडा थ्री हो गया, और ये लेमडा फोर हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि वो डायरेक्टली फोर से टू में जंप किया होता, तो लेमडा फाइव। और हो सकता है वो थ्री से वन में डायरेक्टली जंप किया होता, तो लेमडा सिक्स। इसके केस में कितने आपको लाइंस मिलेंगे सर? सिक्स लाइंस मिलेंगे। समझ आ गया? कितने कलर लाइंस मिलेंगे? छह लाइंस मिलेंगे अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है विद इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है। समझ आ रहा है? ऐसे ही थ्री से वन में आने पे कितने लाइंस मिल रहे थे? तीन मिल रहे थे। फोर से वन में आने पे कितना मिल रहा है? सिक्स मिल रहा है। ठीक है। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोगों के पास में है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी nth एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है, वन में आता है, किस में आता है? ग्राउंड स्टेट में। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे? वो होगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन। कितने लाइंस मिलेंगे सर? दैट इज n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है। जैसे मान के चलो फोर से वन में आ रहा था, तो n का वैल्यू कितना है? फोर इंटू फोर माइनस वन अपॉन टू। कितना हो गया? सिक्स हो गया। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन फाइव से वन में आएगा तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे? तो होगा फाइव इंटू फाइव माइनस वन अपॉन टू। इसके केस में 10 मिलेंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कितना स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है। मतलब सेवन से वन में आएगा तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे? तो क्या करेंगे? सेवन इंटू सेवन माइनस वन अपॉन टू, दैट इज 21। ठीक है। तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपसे बोलेगा कि फर्स्ट में ही लौट के आ रहा है इलेक्ट्रॉन। मान लो किसी nth एनर्जी लेवल से, n2 से किसी भी n1 में आ रहा है,
इलेक्ट्रॉन कहाँ रहे, N2 से किसी भी N1 में, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा आपको डेल्टा N निकालना। डेल्टा N जो होगा वो क्या होगा, N2 माइनस N1। क्या होगा, N2 माइनस N1। इसके केस में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे, तो दैट इज अ सिंपल स्टोरी। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा N इंटू डेल्टा N प्लस 1/2। ठीक है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन 7 से 3 में आया होता, तो आपको डेल्टा N निकालना पड़ेगा, दैट इज 7 - 3 कितना आ गया, 4। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने मिलेंगे, 4 × 4 प्लस 1/2, दैट इज 10। ठीक है, समझ में आ गया। 7 से 3 में आने में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपको पूछे कि वो 9 से 2 में आ रहा होता, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे। तो डेल्टा एन पहले निकालिए आप लोग, क्या होगा, 9 - 2 कितना हो गया, 7। तो ये हो जाएगा 7 × 7 प्लस 1/2। कितना हो गया सर ये, बताइए आप लोग, 28। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेंगे 28 लाइंस। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ये वाला फॉर्मूला आप लोग कहीं पे यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला आप लोग कहीं पे यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो है वो लिमिटेड है। ये अब तभी यूज करेंगे जब इलेक्ट्रॉन कहाँ लौट के आ रहा होगा, ग्राउंड स्टेट में लौट के आ रहा होगा। बाकी केस में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम लोग इसको यहाँ यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो डेल्टा एन निकालो, यहाँ पे डेल्टा एन कितना आ रहा है, 3 आएगा। तो ये आएगा 3 × 3 प्लस 1/2, तो भी तो 6 ही आएगा। यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे डेल्टा एन कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये आएगा 6 × 6 प्लस 1/2, कितना आएगा, 21। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला जो था, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। n × n - 1/2 सिर्फ यूज होगा जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो, ठीक है। और हम लोग इसको कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब होता क्या है सर कि जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बातें करते हैं, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक्चुअल में कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है कि हमें कुछ लाइंस मिलते हैं एक साथ, फिर कुछ गैप मिला, फिर कुछ लाइंस मिले, फिर कुछ नहीं मिला, फिर कुछ लाइंस मिल गए, फिर कुछ लाइंस मिल गए। ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम मिलता है। वी गेट अ बंच ऑफ लाइंस टुगेदर, फिर हमें कुछ बंच ऑफ लाइंस मिलेगा, फिर कुछ बंच ऑफ लाइंस मिलेंगे, कुछ बंच ऑफ लाइंस मिलेंगे। इन बंच ऑफ लाइंस को अलग अलग सीरीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अलग अलग सीरीज की। ये अलग सीरीज है, ये वाला सीरीज एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग अलग हो गया। ठीक है, हमें अलग अलग सीरीज मिलते हैं। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि हम लोगों के पास में ये न्यूक्लियस है, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ये तीसरा एनर्जी लेवल हो गया, चौथा एनर्जी लेवल, पांचवा एनर्जी लेवल, छठवां एनर्जी लेवल, और ये इनफाइनाइट। ठीक है सर, समझ आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके पास में, हम जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में पैसे बरसा दिए जाएं, तो क्या सभी को इक्वल पैसे मिलेंगे, आप बोलेंगे नहीं सर, किसी को ज़्यादा मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे। जब सबको पैसे अलग अलग मिलेंगे तो क्या करेंगे, उन पैसे को लेके सब लोग अलग अलग घूमने चले जाएंगे। ऐसे ही है, तो सेम यहाँ पे है। जैसे आपके पास एक कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन के एटम है, आपने उनको एनर्जी प्रोवाइड करी कुछ, तो क्या सबको इक्वल एनर्जी मिलेगी, आप बोलेंगे नहीं सर, किसी को ज़्यादा मिल सकती है, किसी को कम मिल सकती है। तो क्या सभी के इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल में लौट के जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं सर, सब सेम में तो नहीं जाएंगे। कोई थर्ड में जाएगा, कोई फिफ्थ में जाएगा, कोई 10th में जाएगा, कोई सेकंड में ही जाएगा। डिपेंड करता है किसको कितना एनर्जी मिला है। ठीक है, जाएंगे सब लोग अलग अलग, लेकिन लौट के कहाँ आएंगे, लौट के सब लोगों को आना है घर ही। तो सब लोग लौट के कहाँ आएंगे, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन क्या वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में लौट के आएंगे, नॉट नेसेसरी। जैसे आप सोचो कि आप लोगों को वैसे बांट दिया जाए क्लासरूम में, कुछ लोग उनमें से दिल्ली चले गए, कुछ लोग ग्रेटर नोएडा गए, कोई मथुरा घूमने गया। तो जो दिल्ली वाला है, क्या वो जरूरी है कि डायरेक्टली लौट के घर ही आएगा, हो सकता है पहले नोएडा आए, फिर ग्रेटर नोएडा आके घूमे, तब लौट के आए, है ना। तो पॉसिबिलिटीज हम लोग देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि सबको एनर्जी मिली, सब लोग अलग अलग एनर्जी लेवल्स में गए, और इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी गया,
लेकिन वो लौट के कहाँ आया, वो लौट के आया ग्राउंड एनर्जी लेवल में। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी था, लौटा कहाँ पे, फर्स्ट एनर्जी लेवल में। बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी गया होगा लेकिन लौटा कहाँ होगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल में लौटा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके वापस से बनाता हूँ। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी गया था लेकिन लौट के कहाँ आ रहा है सर, ग्राउंड एनर्जी लेवल में लौट के आ रहा है। ये पहला पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चाहे सबको ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है सर, चलो। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी गया होगा, लौट के कहाँ आएगा, सेकंड में। कहीं पे भी गया था इलेक्ट्रॉन लेकिन लौट के कहाँ आ रहा है, सेकंड एनर्जी लेवल में लौट के आ रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी गया होगा लेकिन लौट के कहाँ आएगा, वो थर्ड एनर्जी लेवल में। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी था, पहले थर्ड में आया, उसके बाद में लौट के आ रहा है फर्स्ट में या कहीं पे भी। ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी होगा, वो फोर्थ में लौट के आया होगा। आई होप आपको ये बात है समझ में आ रही हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी था, कहाँ लौट के आया, फिफ्थ एनर्जी लेवल में लौट के आया। ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहला चांसेस था कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी था, लौट के कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी लौट के आएगा, कहाँ पे, वन में। कहाँ से लौट के आएगा, कहीं से भी, दो से लेके इन्फाइनाइट से कहीं से भी लौट के आ सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, कहीं पे भी था, कहाँ पे लौट के आ रहा है, अगर वो लौट के आ रहा है सेकेंड एनर्जी लेवल में, कहाँ से लौट के आ रहा है बेटा, एन टू का वैल्यू क्या होगा, कहीं से भी आएगा, थ्री टू इन्फाइनाइट। तो इसको कहते हैं बामर सीरीज। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन था कहीं पे मतलब लौट के, लेकिन कहाँ पे आ रहा है सर, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर लौट के आ रहा है थर्ड एनर्जी लेवल में, कहाँ से लौट के आ रहा है, कहीं से भी, फोर टू इन्फाइनाइट से, उसको कहते हैं पास्चन सीरीज। क्या कहते हैं, पास्चन सीरीज। ठीक है। अगर सिमिलरली इलेक्ट्रॉन लौट के आया फोर में, कहाँ से लौट के आया, कहीं से भी, उसको कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे भी था और कहाँ लौट के आ रहा है बेटा, वो आ रहा है फिफ्थ में। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं फंड सीरीज। लिखा जाता है PFUND, फंड पढ़ा जाता है, फंड सीरीज। ठीक है। तुम लोगों को बेसिकली पांच सीरीज मिले, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट में लौट के आएगा, उसको लाइमन सीरीज बुलाएंगे। अगर सेकंड में लौटेगा बामर, थर्ड में लौटेगा पास्चन, फोर्थ में लौटेगा ब्रैकेट और फिफ्थ में लौटेगा फंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमें ये अलग अलग बंच ऑफ लाइंस क्यों मिलते थे, उसकी वजह क्या थी, वो था कि अगर इलेक्ट्रॉन वन में लौटेगा तो जो रेडिएशंस होंगे उनका वेवलेंथ अलग होगा। आपको पता है कि हम लोग बोर मॉडल में पढ़े हैं, पहला एनर्जी लेवल और दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10.2 का, और टू और थ्री के बीच का डिफरेंस था 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और डिफरेंस ऑफ एनर्जी इतना कम हो रहा है, होता जा रहा है कि पहले दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है हम कहीं पे भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे वाले दो का फिर हम कहीं भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर डिफरेंस ऑफ एनर्जी इतना ज्यादा है तो वेवलेंथ में भी डिफरेंस कैसे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो जो वन में लौट के आ रहे होंगे उनके वेवलेंथ अलग होंगे, जो टू में लौट के आ रहे होंगे उनके वेवलेंथ अलग होंगे, जो थ्री में लौट के आ रहे होंगे उनके वेवलेंथ अलग होंगे। है ना? वो कहीं दूसरी जगह पे मैच नहीं हो रहे होंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए मैं अलग अलग सीरीज मिला, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, क्वार्ट सीरीज, डिपेंडिंग इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में लौट के आ रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं वापस से लिख देता हूँ इनको। पहला सीरीज हमारे पास में क्या है, लाइमन। दूसरा है बामर। तीसरा है पासन। फिर हमारे पास में है ब्रैकेट। और नेक्स्ट हमारे पास में है फंड सीरीज।
इनके अकॉर्डिंग जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है वो लाइमन के अकॉर्डिंग 1 है, बामर के अकॉर्डिंग 2, पासन के अकॉर्डिंग 3, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग 4 और फंड के अकॉर्डिंग 5। ठीक है सर। N2 का वैल्यू लाइमन के लिए कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ लौट के आएगा, 1 में लौट के आएगा। कहाँ से लौट के आएगा, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से लौट के आ सकता है, यानी 2 टू इन्फाइनाइट हो गया। बामर के लिए हो गया 3 टू इन्फाइनाइट, पासन के लिए हो गया 4 टू इन्फाइनाइट, ब्रैकेट के लिए हो गया 5 टू इन्फाइनाइट और फंड के लिए हो गया 6 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से लौट के आएगा वो। चलिए, अब इसमें इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये है कि इसको अब याद कैसे करेंगे, है ना। तो गर्मियों के टाइम में आपके घर आपका दोस्त आए तब क्या करोगे, बोल दो भाई चला जा हमारे घर में तो। हाँ, ये बेसिक चीज जो सब करते हैं वो करोगे, पानी वानी तो पिलाओगे, तो क्या बोलोगे, ले भाई पानी भी पी ले। ठीक है, तो उससे बेसिकली याद हो जाएगा कि कौन से सीरीज हम लोगों के पास में है। ठीक है, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड। आपको 2 बार दिख रहा होगा बी से स्टार्ट होता हुआ, 2 बार दिख रहा होगा पी से स्टार्ट होगा, तो कैसे याद करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे भी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे भी। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कौन से सीरीज हम लोगों के पास में है, ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट सबका क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लौट के आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन समझने का कोशिश करते हैं कि मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है इसमें। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझो कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये कोई दूसरा एनर्जी लेवल है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहा है तो कुछ एनर्जी उसको चाहिए, इसका एनर्जी मान लो E1 है, इसका एनर्जी कितना E2। तो जाएगा तो कुछ एनर्जी चाहिए, कितना चाहिए, डेल्टा ई, वो कितना होगा E2 माइनस E1। ठीक है, कितना एनर्जी चाहिएगा, डेल्टा ई, वो कैसा होगा E2 माइनस E1। अगर इलेक्ट्रॉन वापस लौट के आएगा तो भी कितना एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड एनर्जी होगी और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कितना एनर्जी चाहिएगा, रिलीज होगा, वो भी सेम डेल्टा ई, वो भी होगा E2 माइनस E1। तो एनर्जी का एक्सचेंज तो डेल्टा ई होना है, दैट इज E2 माइनस E1 इन बोथ केसेस, चाहे इलेक्ट्रॉन जा रहा है चाहे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बात करते हैं E1 कितना होगा। तो E1 जो होगा वो कितना होगा बताओ, होगा माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। सिमिलरली E2 की वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछो, तो आप बोलेंगे ये होगा माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। रख दो इसमें। तो अब डेल्टा ई आपको निकालना है, डेल्टा ई कैसा होगा, E2 माइनस E1। E2 कितना है, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। और N1 कितना है, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये 1/N1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 1/N2 स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी ट्रांजिशन में एनर्जी निकालनी है तो आप निकालेंगे, डेल्टा ई इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यहाँ पे N1 N2 क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछे व्हाट इज N1, तो N1 इज लोअर एनर्जी लेवल, और N2 क्या है, N2 इज हायर एनर्जी लेवल। ठीक है सर, N1 इज लोअर एनर्जी लेवल और N2 इज हायर एनर्जी लेवल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अब आप मुझे ये बताओ कि जो डेल्टा ई एनर्जी है, ये एनर्जी किसका है। तो आप बोलेंगे सर ये एनर्जी एक रेडिएशन से एब्जॉर्व किया गया है, और जब रिलीज किया गया है तो भी एक रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज किया गया है। तो जिस रेडिएशन से एब्जॉर्व किया गया, जिस रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज किया गया, अगर आपसे पूछे उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, आप निकाल पाएंगे। तो बोलेंगे डेल्टा ई जो होगा वो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, तो ये किसके बराबर होगा, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा के बराबर। बोलेंगे हाँ सर, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर के बराबर। आई होप बात आपको समझ में आ गई है। तो यहाँ से आप लोग 1/लेमडा का वैल्यू निकालेंगे,
तो आएगा 13.6 डिवाइड बाई एच इंटू सी। एच इंटू सी का वैल्यू आपको पता है, एच का वैल्यू कितना होता है 6.6 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सी का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। रख के आप सॉल्व करेंगे, यूल फाइंड टू बी 109,677 इंटू जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसको हम लोग 1/λ को क्या कहते हैं, वेव नंबर भी कहते हैं। यस सर, नो सर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। आंसर मी यस और नो, राइट। वेव नंबर इज 1/λ 109,677 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ गई है। चलो, इसको आप लोग मीटर इनवर्स में लिखना चाहें तो वेव नंबर जो 1/λ होगा इसको लिख सकते हैं 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यह आ जाएगा मीटर इनवर्स में। अब इसको ऐसे, सर ऐसे क्यों लिख दिया, आप ऐसे समझ लो। देखो, मैं यहाँ से पॉइंट को हटा के यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है तो कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, है ना। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दो और बढ़ गए तो 7 हो गया। तो ये हो जाएगा 1.09677, जिसको रफली नियरली नियरली इक्वल टू 1 लिख दिया है, इसलिए ये पावर 7 में रह गई। ठीक है, तो ये सब किया जा रहा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए। बाकी आप यूज करना चाहें 109,677 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 109,677 है, 109,677, इसको हम लोग आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 109,677 इज आर एच एंड ऑल्सो नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है सर, तो स्पेक्ट्रम में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं, सीरीज क्या है, लाइमन सीरीज, बामर पास्कल ब्रैकेट फर्न सीरीज। ठीक है, ये मैंने समझा दिया आप लोगों को, और ये सारी कहानी है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा पार्ट समझने को ये है कि हर सीरीज का अपना एक सीरीज लिमिट होता है। क्या होता है, हर सीरीज का अपना एक सीरीज लिमिट होता है। ठीक है, जैसे लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ मिलेंगे वो हमें फिक्स मिलेंगे कि ये वाली वेवलेंथ से लेके ये वाली वेवलेंथ तक मिलेंगे, है ना। इनके बीच में वेवलेंथ हम लोगों को मिलने वाला है। तो वो कौन से वेवलेंथ होंगे उसको कैसे जाने, उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सीरीज लिमिट। ठीक है, तो आप लोगों को सीरीज लिमिट पढ़ने के लिए आपको पता है एनर्जी जो है E इक्वल्स टू होता है hc/λ। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये आपको पहले समझना चाहिए कि जब लैम्डा मिनिमम की बात होगी इसका मतलब होगा कि हम एनर्जी मैक्सिमम की बात करेंगे। मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन जो है वो मिनिमम वेवलेंथ आपको प्रोवाइड करेगा। और अगर आपको लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो हम बातें किसकी करेंगे, एनर्जी मिनिमम की। यानी मिनिमम एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वहां से आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, और मैक्सिमम एनर्जी के ट्रांजिशन से आपको मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। जैसे अगर मुझे लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट निकालना है तो लाइमन में n1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये न्यूक्लियस है, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, और ये इन्फाइनाइट वाला एनर्जी लेवल है। तो यही तो लिमिटिंग ट्रांजिशंस होंगे। लिमिटिंग ट्रांजिशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इन्फाइनाइट से 1 में आ रहा है, इसके बीच में तो ट्रांजिशन हो रहे होंगे सारे के सारे। आप बोलेंगे हाँ सर। अब अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है तो ये जो ट्रांजिशन है वो मिनिमम एनर्जी का है, और ये जो ट्रांजिशन है वो मैक्सिमम एनर्जी का है। तो यहाँ से जो वेवलेंथ मिलेगी वो कैसे मिलेगी, इस वाले ट्रांजिशन से मिलेगी लैम्डा मिनिमम, और इस वाले ट्रांजिशन से मिलेगा लैम्डा मैक्सिमम। तो आपसे पूछे लैम्डा मिनिमम के लिए n2 का वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे इन्फाइनाइट। लैम्डा मिनिमम के लिए कहाँ से आ रहा है, इन्फाइनाइट से 1 में आ रहा है भाई। सिमिलरली आपसे पूछे लैम्डा मैक्सिमम के लिए n2 का वैल्यू कितना होगा, तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए n2 का वैल्यू कितना है, कहाँ से आ रहा है, 2 से आ रहा है, तो हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, जो मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांजिशन है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, मिनिमम वेवलेंथ। अब सीरीज लिमिट निकाल लेंगे।
ठीक है, n1 का वैल्यू आपको पता है, देखो जैसे आपको मान के चलो मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, तब कैसे निकालोगे? लैम्डा मिनिमम आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे? तो आपको पता है 1/λ क्या होता है, 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितना होगा, 1 स्क्वायर, हाइड्रोजन आइटम के अंदर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। ये हो गया ना। ऐसे लैम्डा मैक्सिमम निकाल सकते हो, n2 की जगह क्या रख के, इन 2 रख के। तो आपको एक लिमिट मिल जाएगा कि इस लिमिट से इस लिमिट तक के रेडिएशंस मिलेंगे। तो आपने लैम्डा मिनिमम निकाल लिया, आपने लैम्डा मैक्सिमम निकाल लिया, और आप उसमें देखोगे कि जो रेडिएशंस मिलेंगे हम लोगों को, वो सारे रेडिएशंस कौन से वाले रीजन के मिलते हैं, वो मिलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन के। जितने भी रेडिएशंस मिलेंगे वो सब कौन से रीजन के मिलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस मिलते हैं। किस में, लाइमन सीरीज में। सिमिलरली आपको बामर सीरीज का सीरीज लिमिट निकालना होता। किसका निकालना होता, बामर सीरीज का। आप निकाल पाएंगे बामर सीरीज का सीरीज लिमिट? तो बामर सीरीज में n1 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो आप ऐसे सोचो, ये न्यूक्लियस है, ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये इन्फिनिट वाला। अब मुझे अब लिमिटिंग ट्रांजिशंस बता दीजिए इसके अंदर क्या होंगे। तो इलेक्ट्रॉन लौट के आएगा, एक तो आ सकता है 3 से 2 में, और एक आ सकता है इन्फिनिट से 2 में। भाई 2 में लौट के आएगा ना। तो ये जो है वो मिनिमम एनर्जी का ट्रांजिशन है, मैक्सिमम वेवलेंथ आपको प्रोवाइड करेगा। और ये जो है वो मैक्सिमम एनर्जी का है, तो मिनिमम वेवलेंथ आपको प्रोवाइड करेगा। तो लेमडा मिनिमम के लिए n2 का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिट, सबसे दूर वाला। और लेमडा मैक्सिमम के लिए n2 का वैल्यू कितना होगा, +1 कर लो, 3 से आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आंसर में यस और नो। n2 का वैल्यू लेमडा मिनिमम के लिए इन्फिनिट है, और लेमडा मैक्सिमम के लिए इट इज 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। बामर सीरीज में, है ना, ऐसे सिमिलरली आपसे पूछे कि ब्रैकेट सीरीज का बता दो, ब्रैकेट सीरीज का, तो ब्रैकेट में n1 का वैल्यू कितना होता है, 4। तो लैम्डा मिनिमम के लिए आपको बताना है n2 का वैल्यू, तो इसको तो आप बिना सोच समझे इन्फिनिट लिख दिया करो। और लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या करो, उसके पड़ोस वाला कौन सा होगा, 5। ठीक है, तो हर सीरीज का हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द सीरीज लिमिट ऑफ एवरी सीरीज। ठीक है, जब हम सीरीज लिमिट फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो लाइमन सीरीज है वो किस में लाई करता है, वो लाई करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। सारे के सारे रेडिएशंस किसके मिलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन के। बामर सीरीज में जितने भी लाइट्स हैं वो किस में मिलते हैं, विजिबल रीजन। विजिबल का मतलब समझते हो ना, विबग्योर। यानी अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी हाइड्रोजन एटम के अंदर सेकेंड एनर्जी लेवल में लौट के आ रहा है, तो वो सारे रेडिएशंस हमको दिखाई दे जाते हैं, हम उनको देख सकते हैं, विजिबल रीजन में लाई करते हैं। ठीक है, पास्टन के अकॉर्डिंग वो लाई करते हैं इंफ्रारेड। ब्रैकेट में भी कौन से रीजन में लाई करते हैं, इंफ्रारेड। और फर्न में लाई करते हैं फार इंफ्रारेड। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे समझाता हूँ कि आपने विबग्योर पढ़ा है, ये विजिबल रीजन होते हैं। रेड के बाद में जो आते हैं वो आते हैं इंफ्रारेड, उसके बाद में आते हैं फार इंफ्रारेड। यानी रेड से ज़्यादा वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड की, उससे ज़्यादा होती है फार इंफ्रारेड की। ठीक है सर, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और विजिबल से पहले होते हैं अल्ट्रा वायलेट, सॉरी, वायलेट से पहले होते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ठीक है, तो वायलेट से पहले आ गया अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद में, और रेड के बाद में आएगा इंफ्रारेड, देन वी हैव फार इंफ्रारेड। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को कैसे सीरीज लिमिट निकालना है। ठीक है, किसी भी सीरीज का हम लोग सेम तरीके से सीरीज लिमिट निकाल सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और समझना है कि जैसे हम लोगों को कोई भी एक सीरीज मिलता है, उस सीरीज में कुछ लाइंस मिलते हैं। जो सबसे पहला लाइन होता है वी कॉल इट एच अल्फा लाइन, दूसरा लाइन को वी कॉल इट एच बीटा लाइन, देन एच गामा, एच डेल्टा, ऐसे करके हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लाइमन सीरीज के लिए बताता हूँ। अब इसको ऐसे समझिए कि जो पहला लाइन होता है वो होता है मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइन। किसका होता है, लेमडा मैक्सिमम। और उसके बाद हम लोग जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपको लाइमन सीरीज में n1 का वैल्यू कितना होता है, 1।
एच अल्फा लाइन के लिए N2 का वैल्यू क्या होगा? N2 का वैल्यू आपको बताना है एच अल्फा के लिए, तो वो कितना होगा? जो पड़ोसी वाला ट्रांजिशन होगा, ऐसे बताता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ये पहला लाइन है। ये लाइन को आप एच अल्फा लाइन बुलाएंगे, सबसे पहले लाइन को। ये दूसरा लाइन है, ये एच बीटा हो गया। ये तीसरा लाइन है, ये होगा एच गामा। और ये चौथा लाइन है, वो क्या होगा? एच डेल्टा। ठीक है सर। तो एच अल्फा लाइन के लिए N1 का वैल्यू कितना है? अगर लाइन 1 की बात करो 1, तो 2 से 1 में अगर आ रहा है तो, और 3 से 1 में आएगा तो एच बीटा, 4 से 1 में आएगा तो एच गामा, एंड 5 से 1 में आएगा तो एच डेल्टा। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो एच अल्फा लाइन के लिए N2 का वैल्यू कितना होगा? 2। एच बीटा के लिए N2 का वैल्यू कितना होगा? 3। एच गामा के लिए N2 का वैल्यू कितना होगा? 4। एच डेल्टा के लिए कितना होगा? 5। सिमिलरली आपसे पूछे, आप बता दो इस सब को पास्टन सीरीज में। पास्टन सीरीज में एच अल्फा के लिए N2 का वैल्यू, इसमें N1 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। तो आपको N2 का वैल्यू बताना है एच अल्फा के लिए, तो कितना होगा? पहला ट्रांजिशन 4 से 3 का होगा, दूसरा ट्रांजिशन 5 से 3 का होगा, तीसरा ट्रांजिशन 6 से 3 का होगा, और चौथा ट्रांजिशन जो होगा वो होगा 7 से 3 का, है ना? तो ये 4, 5, 6, 7 will be the value of N2 for H alpha, H beta, H gamma, H delta लाइन। ठीक है। तो ये सब कुछ है स्पेक्ट्रम का डिटेल। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे सीरीज लिमिट निकालते हैं, कैसे हम लोग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन निकाल सकते हैं, वेवलेंथ एंड वेव नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। और कितने सीरीज हम लोगों को मिलते हैं, सीरीज लिमिट क्या है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा लाइंस क्या है। ठीक है। थैंक यू।